हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं भोला सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आपसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्र कर मेहनत अभी जारी है, सब्र कर मेहनत अभी जारी है, समय आने दो वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। जी हाँ दोस्तों, समय आने दो वक्त खुद कहेगा कि अब तेरी बारी है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा मेहनत, करना पड़ेगा मेहनत, तभी तो वक्त कहेगा कि अब तेरी बारी है। क्योंकि विदाउट मेहनत के आप वक्त को नहीं बदल सकते। यदि वक्त को बदलना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप कड़ी मेहनत करें, आपका वक्त जरूर आएगा। दोस्तों, किताबें चुप रहती है, किताबें चुप तो रहती है, लेकिन जिसने उसे पढ़ लिया वो खुद अपने लाइफ में लड़ना और बोलना सीख जाती है। तो दोस्तों, किताबें पढ़े, नॉलेज रखें और मेहनत करें, तभी जाके आप कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई करने का मतलब होता है शिक्षा के माध्यम से लड़ना। तो जब तक ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे आप लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा और किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का ज्योग्राफी एमसीक्यू क्वेश्चन, जो आपके 2025 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल पे बने रहें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल जो हमारा है, उस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो पहला जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, एक एक ऑप्शन को एकदम क्लियर के साथ पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन को क्लियर के साथ पढ़ेंगे, जिससे कि आपका क्वेश्चन यदि इधर उधर से घुमा के भी देना तो भी आपका क्वेश्चन जो है वो हमारे इस ऑप्शन से फंस जाएगा। ये 100% दावा है। तो क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। बी नंबर ऑक्सीजन, बी नंबर जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑक्सीजन। सी नंबर जो ऑप्शन है वो है हमारा नाइट्रोजन, और डी नंबर है ओजोन गैस। अब हम लोग विस्तार पूर्वक थोड़ा ऑप्शन को समझते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या मात्रा है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ना, वो मात्र 0.04, लगभग 0.04, कहीं के 0.345 कुछ ऐसे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन 0.04 ऑलमोस्ट माना गया है, 0.04। और ऑक्सीजन की क्या मात्रा है? ऑक्सीजन की मात्रा है, पूछा जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, वो भी क्वेश्चन किया जा सकता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन तो पूछा ही जाता है बार बार। तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो है 20.95, ये हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा हो गया। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो आपने बुक में भी पढ़ा होगा, बहुत सारे बुक में 7, 8, 9 में बहुत सारे बुक में दिया हुआ रहता है 78%। कितनी है? 78%। आपको मैं आज याद करवा के जाऊंगा, 78% याद रखना है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%। और ओजोन गैस की जो मात्रा है मेरे प्यारे दोस्तों, ओजोन गैस की जो मात्रा है वो है 0.0004, 4 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, मतलब बहुत कम ही इसकी मात्रा है, बहुत कम है। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? नाइट्रोजन। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन का पहला आंसर, जो कि हम लोग पूरे 4 ऑप्शन को घोल के रख दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? जो प्रकाश हमको मिलती है सूरज की प्रकाश से इतनी तेजी से, मतलब उसकी गति पूछ रहा है, क्या है उसकी गति, उसकी जो स्पीड है वो क्या है? तो हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 5000 किलोमीटर पर सेकेंड, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, या 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश की जो गति है मेरे प्यारे दोस्तों वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ए जो है ऑप्शन वो सही आंसर है। अब जो क्वेश्चन बोला गया है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए चुन के रखा है वो टोटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बड़े मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन की व्यवस्था करते हैं, और आप लोग है कि चैनल में आते हैं और वीडियो को थोड़ा सा देखते हैं, स्किप करके निकल जाते हैं। इससे हमारा फायदा नहीं है, आप लोगों के ही फायदा है। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, और इससे जो भी नॉलेज मिल रहा है उस नॉलेज को अर्जित कर ले। आपके आने वाले एग्जाम में 2025 जो कुछ दिनों के बाद एग्जाम है
तो उस एग्जाम में पूछा जाएगा, इसका 100% दावा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन है कोयला एवं पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा यही था। अब चट्टान एक ग्रेनाइट है, आग्नेय है, रूपांतरित है और अवसादी है। ये अवसादी, कायांतरित, ये बदला हुआ रूप होता है रूपांतरित। आग्नेय चट्टान जो आती है और अवसादी चट्टान जो है, इसी चट्टान में हमारी जो अधिकतर खनिजें जो होती है, अधिकतर कहने का मतलब होता है कोयला का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे और कोयला की मात्रा भी आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में, जिसमें झारखंड राज्य की प्राथमिकता दिया जाता है। तो अवसादी ही चट्टान है जिसमें कोयला एवं पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में ही पाया जाता है। रूपांतरित चट्टान जो कभी कभी पूछा है, संगमरमर का जो पत्थर होता है वो किस प्रकार की चट्टान के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन बनता है क्योंकि रूपांतरित को बदला हुआ रूप होता है, तो रूपांतरित चट्टान में आ जाएगा। लेकिन यहाँ अभी कोयला और पेट्रोलियम की बात किया गया है, तो कोयला और पेट्रोलियम हमारे अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में बाढ़ सबसे अधिक आता है। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के एक ऐसा राज्य है जहां पे बहुत ज्यादा ही बाढ़ आता है और वो राज्य है बिहार। बिहार वो राज्य है जहां पे बहुत ज्यादा, हमको लगता है 75 से 6% की मात्रा जो है वही बाढ़ की संभावना है, होती है, होता भी है। और असम भी एक रिकॉर्डेड में दिया जाता है। बहुत सारे बुक में क्या होता है कि बिहार और असम, बहुत सारे बुक में असम भी दिया हुआ रहता है, लेकिन परसेंटेज की मात्रा में यदि देखा जाए तो वो बिहार पहला स्थान रखता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ये बिहार सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आम्र वर्षा मुख्य रूप से कहाँ होती है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आम्र वर्षा कहाँ होती है, और बड़े बड़े कंपटीशन में जब पूछता है तो बोलता है आम्र वर्षा किस फलों के लिए लाभदायक होती है। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आम्र वर्षा कहाँ होती है, पहले उस चीज को देखते हैं, फिर बताते हैं कि कौन से फलों के लिए लाभदायक है, किस लिए इसको आम्र वर्षा कहा गया। आखिर आम्र वर्षा क्यों कहा गया, कुछ रीजन होगा तभी ने कहा गया कि बारिश को भी आम्र वर्षा कहा जा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी जो है वो दक्कन का पठार। ऑप्शन सी है गुजरात तथा महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल तथा कर्नाटक। बहुत सारे राज्यों में आम्र वर्षा होती है, लेकिन मात्रा के आधार पर देखा जाए तो बहुत सारा होता है। वो जो होता है वो होता है केरल और कर्नाटक में। केरल और कर्नाटक में ज्यादा मात्रा में आम्र वर्षा होती है। इसको आम्र वर्षा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फलों का कहने का मतलब होता है आम के पकने का। आम के पकने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ये बारिश, तो इसीलिए इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। इसी बारिश के बाद जो होता है पेड़ों में जो आम होता है यानी मैंगो जो होता है वो पकना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो आप याद रखें केरल तथा कर्नाटक में ये ज्यादा मात्रा में होता है। आम्र वर्षा क्यों कहा जाता है, किस फल के लिए ये लाभदायक है, मैंने ये भी क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि आप लोगों के लिए मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करता रहूंगा, करता रहता हूं और भी करता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सूर्य से आने वाली किरणों की ताप का कितना प्रतिशत पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य की जो प्रकाश आता है वो हमारे पृथ्वी तक, उसकी जो टेम्परेचर है वो कितनी प्रतिशत हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है, क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो है बोल रहा है कि 51%, ऑप्शन बी कह रहा है 47% और ऑप्शन सी कह रहा है 65% और ऑप्शन डी कह रहा है 44%। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूरज की प्रकाश से आने वाले जो ताप है, जो ताप की किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी पर 51% लगभग पहुंचती है। 51%, आप याद रखें इसको, बड़ा प्यारा था क्वेश्चन और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन सब सिलेक्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये बड़ी मतलब कि अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़ा सा, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो बताना है, लेकिन प्रायद्वीपीय क्या होता है इसको समझना पड़ेगा कि वो भूस्थल होता है जिसके तीन ओर जो होता है वो पानी से ढका हुआ होता है यानी गिरा हुआ होता है, और एक जो होता है वो एक भूस्थलीय होता है। ऐसे क्षेत्रों को हम लोग प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं।
और देखा जाए तो पूरे भारत का ही एक रूप देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत बोलते ही है, क्योंकि वो भी 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे नदियों की बात किया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो नदी है सारे प्रायद्वीपीय भारत की है, लेकिन सबसे बड़ी नदी यदि देखा जाए तो गोदावरी है, जिससे 3 ओर से मतलब गोस्थल है और 1 ओर से मतलब कि ये नदी बहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी याद रखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, ये बता रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है गोवा। पहला जो ऑप्शन है वो आपका है गोवा। दूसरा जो ऑप्शन है वो है राजस्थान। तीसरा ऑप्शन जो है वो है मध्य प्रदेश। चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वो उत्तर प्रदेश पर जाकर के क्या करते हैं कि अपने आंसर की पे भर के चले आते हैं। तो वो सारे बच्चे क्या है कि गलत करके आते हैं, इसलिए उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, जनसंख्या ज्यादा है, वही होगा। नहीं, यहाँ आपको पूछा क्या गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, एरिया बताना है, किस राज्य का एरिया सबसे ज्यादा, आपको जनसंख्या पे नहीं जाना है। तो जो पहला ऑप्शन है गोवा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य पड़ता है। राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पड़ता है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो जनसंख्या में सबसे ज्यादा आता है, इसलिए वो जनसंख्या वाले में यदि पूछा जाएगा तो किस राज्य में, तो वो उत्तर प्रदेश में हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो आपका जो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो दोनों ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, या फिर भारत का कौन सा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, छोटा में गोवा और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। तो आपको ये सब क्या रखना है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह भीतरी ग्रह नहीं है। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता ये भीतरी क्या होता है, बाहरी क्या होता है। और जबकि एग्जाम में आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहेगा, 100% दवा एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, भीतरी ग्रह या बाहरी ग्रह एक क्वेश्चन आपको रहेगा। लेकिन आपको एक तो कम से कम कंफर्म करना पड़ेगा ना कि आप या तो भीतरी को याद कर ले या बाहरी वाले ग्रह। तो चलो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है बुध। बुध जो ग्रह है क्या वो भीतरी ग्रह नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है शुक्र। ऑप्शन सी कह रहा है पृथ्वी। ऑप्शन डी कह रहा है शनि। मेरे प्यारे दोस्तों मैं बता दूं, जो भीतरी ग्रह कहा जाता है बुध, आप याद रखें, मेरी बातों को ध्यान से सुने, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 जो ग्रह है वो भीतरी ग्रह कहलाता है। इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह, ध्यान रखिए, इसको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन इनमें से पार्थिव ग्रह है। भीतरी ग्रह ना पूछ करके क्या पूछ देगा, पार्थिव ग्रह। तो थोड़ा सा याद रखिए। और 4 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये याद रखिए। और जो बाहरी ग्रह है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 जो ग्रह है, अब इसको याद रखिए, बाहरी ग्रह है, इसको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो अब याद रखें, मैंने सारे क्वेश्चन को इससे रिलेटेड क्लियर करवा दिए। क्वेश्चन है मेंटल की गहराई कितनी है। मेंटल, ये ऊपर पट्टी जो हमारी पृथ्वी है उसको लेयर बाय बांटा गया है कि पहले लेयर को भूपर पट्टी बोलते हैं, दूसरे लेयर को मेंटल बोलते हैं, तीसरे लेयर को फ्लोर बोलते हैं, बीच बीच में और भी इसके माध्यम सामूहिक रूप से छोटे छोटे भागों में और तोड़ा गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 भागों में बांटा गया है। तो क्या है, मेंटल की गहराई कितनी है। मेंटल की जो गहराई है वो मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है। आप इसे याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो आप याद रखें ये 2900 किलोमीटर की गहराई है मेंटल की। कौन सी मिट्टी कपास के फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये क्वेश्चन तो आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, किसी भी क्लास में आप देख लीजिए, बार बार पूछा जाता है कि कौन सी मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। बहुत बार तो पूछा गया कि कपास का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को आप याद कर लें। अभी जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। क्या जलोढ़ मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, या काली मिट्टी में होती है। ऑप्शन सी कह रहा है लेटराइट मिट्टी में, ऑप्शन डी कह रहा है पिटमई मिट्टी में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज इसको याद ही कर ले कि काली मिट्टी जो है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया यानी उपयुक्त मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाती है? वो प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा जल जो है वो द्रव से गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो चलो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या है? संघनन। संघनन तो जल का ही रूप है, लेकिन वो जमता है, वो उसके बाद ही वो बारिश के रूप में नीचे, ये जल चक्र का प्रक्रिया में पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद वाष्पीकरण, उसके बाद एक ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन और एक वर्षण। मैं चारों ही ऑप्शन को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप बढ़िया तरह से समझने का प्रयास करें। और अभी तक चैनल पे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। संघनन जो कि जमने की प्रक्रिया होता है, जल चक्र जो कि कभी 7, 8, 9 में हुआ करता था, बनाने के लिए प्रैक्टिकली स्कूल के टीचर लोग दिया करता था, तो हम लोग ये प्रक्रिया को दिखाते थे। एरो करके किस तरह से बारिश होती है, फिर वो किस तरह से ऊपर वो उठता है, फिर तो वही एक प्रक्रिया का वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि वाष्पीकरण, यही आवाज, यही इसका जो राइट आंसर होगा, वाष्पीकरण ही है जो द्रव से गैस में बदल जाता है। उसके बाद एक वाष्पोत्सर्जन, ये भी तो वाष्प ही है, लेकिन मेरे दोस्तों में बता दो, वाष्पोत्सर्जन का मतलब है कोई चीज को बाहर निकालना, लेकिन ये वाष्प के द्वारा क्या बाहर निकालता है? तो इसके माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको निकालने का प्रयास करता है। तो वहां यदि ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछा है कि जो पेड़ है वो अपने अतिरिक्त जल को बाहर निकालता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन होता तो हम वाष्पोत्सर्जन पे जाते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन वो नहीं पूछा। यहाँ पूछा गया कि कौन सा प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो है द्रव से गैस की ओर परिवर्तित होता है, तो ये वाष्पीकरण होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वर्षण, वर्षण बारिश जो होती है, जो हम लोग बारिश बोलते हैं ना, उसी का नया नाम है वर्षण, यानी कि उसको वर्षण भी कहा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। चट्टानों का रूपांतरण का प्रमुख कारण क्या है? आखिर चट्टान अवसादीय, आग्नेय जल, मतलब बहुत सारे चट्टानों में छोटी छोटी मतलब परिवर्तित हो गया। इसका क्या कारण है? पूछ रहा है क्या रीजन है कि ऐसा हुआ, क्या वजह है? तो बोल रहा है दाब है, क्या प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है इसके कारण से हो रहा है, क्या टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है इसके कारण से हो रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है दाब और ताप दोनों के कारण से हो रहा है, या इनमें से कोई नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दाब और ताप ये दोनों ही एक प्रमुख कारण है जिसके कारण से चट्टानों में परिवर्तित होता है, यानी रूपांतरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे, जो कंपन होता है ना भूस्थलीय से, तो कौन सी तरंग है जो पृथ्वी के सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है? तो वो तरंगे जो है वो पी तरंगे। पी तरंगे कहने का मतलब है प्राथमिक तरंग, तरंग को भी इसमें 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, सेकेंडरी और धरातलीय तरंग। तो पूछ रहा है पी तरंग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पी तरंग, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बी तरंग, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, सॉरी दोस्तों, ए ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है पी तरंग, और ऑप्शन बी कह रहा है एस तरंग, और ऑप्शन सी कह रहा है सुनामी लहरें, और ऑप्शन डी कह रहा है धरातलीय तरंग। तो बताना है कौन सी तरंग है जो पृथ्वी पर ज्यादा तहलका मचा के रखता है जब भूकंप की बात, भूकंप होता है तब। तो दोस्तों, ये जो धरातलीय तरंग है, इसी तरंग में सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी पर होती है जब भूकंप होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि भूकंपीय तीव्रता की मापने को क्या कहा जाता है? भूकंपीय तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? मापने की जो इकाई है, मापनी को, सॉरी ठीक ही लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि भूकंपीय तीव्रता की मापने को क्या कहा जाता है? जो मापते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है वर्नियर स्केल, ऑप्शन बी कह रहा है प्रदर्शक भी, ऑप्शन सी कह रहा है रिक्टर स्केल, और ऑप्शन डी कह रहा है कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर कोई नहीं होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल जो है, इसी से भूकंप की जो तीव्रता है उस तीव्रता को मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है?
तो जल चक्र प्रक्रिया जो होता है उसमें से कौन है जो भाग नहीं लेता है, यानी भागीकरण नहीं होता है? वाष्पीकरण, तो जल चक्र में तो वाष्पीकरण होता ही है। वर्षण, तो वर्षण तो होता ही है अंत में। जल योजन, और एक जो ऑप्शन है हमारा वो है संघनन, तो जल योजन जो है ये नहीं है, संघनन भी तो होता है। तो हमारा यदि आपको ऑप्शन पता है तो आप ऑप्शन से भी क्लियर कर सकते हैं। जब वाष्पीकरण होता ही है, वर्षण होता ही है, जल योजन नहीं होता है, संघनन होता है, ये तीन प्रक्रिया होता है, जल योजन नहीं होता है। इस ऑप्शन को मारेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर जो 17 है वो 17 क्या कह रहा है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी होकर बहती है? भ्रंश घाटी कहने का मतलब है चट्टानों को चिरती पाटती हुई संकरी भाग से गुजरना। ये कौन नदी है? तो मैं बता दूं दोस्तों कि 3 ऐसे प्रमुख नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सके यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसका वो दूसरा नदी का नाम दे दे, वो भी तो भ्रंश घाटी से बहती है, ये ऑप्शन काट के दूसरा दे देना। तो आप वो 3 नदी याद रख ले, वही 3 नदी का जिक्र हमेशा किया जाता है। तो एक जो ऑप्शन है वो है नर्मदा, एक ऑप्शन रहेगा आपका तापी, और एक ऑप्शन है गोदावरी। तो ये 3 नदी याद रखिए, ये 3 नदी जो है ना एक प्रमुख है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो अभी हमारा क्वेश्चन था कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सोन नदी, यमुना नदी, नर्मदा या लूनी नदी ये दिया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों कि गोदावरी, ताप्ती और नर्मदा ये 3 नदी प्रमुखता है जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। तो इस आधार से ये आंसर हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। और लूनी नदी जो कि राजस्थान में एक मात्र नदी है, तो पूछा जाए तो वो भी याद कर ले। प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध फूलों की जो घाटी है वो हमारा है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन के ऊपर चलते हैं, जम्मू कश्मीर में क्या है? किसी को यदि याद ना आ रहा है तो मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड यदि पूछा जाए तो पूछेगा दार्जिलिंग एक जम्मू कश्मीर, बुलर झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर, डल झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर। पूछा जाए तो आप तैयार रहें। उसके बाद क्या आते हैं, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो बताना है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गोवा। तो जो सांभर झील है वो आपका पड़ता है राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में सांभर झील है, और ये नमकीन झीलों में राजस्थान पहले स्थान पे आता है। राजस्थान में नमकीन झील में ये सांभर झील आता है। ऐसे उड़ीसा में भी है चिल्का झील जो खारे पानी यानी कि नमकीन झील जिसको कहा जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो है शिवा समुद्रम जलप्रपात। शिवा समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, ये पूछा गया है। शिवा समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? क्या कावेरी पर है, क्या चंबल पर है? ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा या फिर महानदी। बताना है कि कौन सी नदी पर शिवा समुद्रम जलप्रपात स्थित है। तो शिवा समुद्रम जलप्रपात जो स्थित है वो आपका है कावेरी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमारा 20 क्वेश्चन खत्म हुआ। ये 20 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम 2025 की जो आने वाले एग्जाम है उस एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।